हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। ये एक बेसिक टॉपिक है अकाउंटेंसी का। जो बिगनर्स जो पहली बार अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, हम उनके लिए काम में आने वाली चीज़ है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हमें क्या नॉलेज मिलने वाली है या क्या हमको आने वाला है। तो क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो वो हमें कुछ नॉलेज देके जाता है। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी, इन विच वी लर्न हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट्स। बहुत ही मज़ेदार होती है अकाउंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बहुत नॉलेज आती है, प्रैक्टिकल नॉलेज आती है, सो दैट यू कैन रन योर बिजनेस स्मूथली। तो आइए हम चालू करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हमारा मेन एम होगा ये जानना व्हाई वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट से हमें क्या मिलने वाला है। तो इसमें सबसे पहले आता है, हम एक बात करते हैं कि हम एक बिजनेस करते हैं। अगर हम नीड देखें तो हम सबसे पहले एक बिजनेस करते हैं। तो क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस। हम बिजनेस क्यों करते हैं? हम बिजनेस करते हैं टू अर्न प्रॉफिट। इनफैक्ट एवरीबडी डू बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। सी, वेदर आप बिजनेस करें या आप जॉब करें, तो मेन एम हमारा होता है प्रॉफिट अर्न करना। कोई बिजनेस करना पसंद कर सकता है, कोई जॉब करना पसंद कर सकता है, लेकिन हम पूछें कौन कौन पैसा कमाना पसंद करता है? एवरीबडी। मेन पर्पज इज टू अर्न द प्रॉफिट। सो बिजनेस का मेन पर्पस क्या है? टू अर्न द प्रॉफिट। एनीबडी हु इज डूइंग द बिजनेस, दे आर डूइंग फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। ना, प्रॉफिट तो कमाएंगे, लेकिन कितना प्रॉफिट कमाया है, ज़्यादा कमाया है, कम कमाया है, हम बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो तो प्रॉफिट बताएगा। वी नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट देन। तो यहाँ पे आती है अकाउंटेंसी। तो व्हाट अकाउंटेंसी विल डू? अकाउंटेंसी विल हेल्प यू फर्स्ट थिंग इन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, इन कैलकुलेट द प्रॉफिट। तो अकाउंटेंसी क्या मदद कर रही है आपको? उस बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करने में मदद कर रही है। तो अकाउंटेंसी विल नेवर टेल यू हाउ टू अर्न प्रॉफिट, इट ओनली हेल्प्स यू इन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, सो दैट हमें ये पता चल सके हम बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं या हमें बिजनेस में और अच्छा करने की ज़रूरत है, और वी कैन ऑल्सो कंपेयर विद अदर बिजनेसेस। तो इट्स हेल्प यू इन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट। अब आता है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट हम डेली बेस पे करेंगे, मंथली बेस पे, वीकली बेस पे या ईयरली बेस पे? देखिए, हम चाहें तो कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट इज़ अप्रोप्रिएट दैट हम जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करें कौन से बेसिस पे? ईयरली बेसिस पे। एक ईयर एक प्रोमिनेंट टाइम होता है जिसमें हमें ये पता चल सकता है कि वेदर इन दिस पर्टिकुलर ईयर हाउ वी हैव परफॉर्म्ड। And there is a one more reason. Usually we need to pay tax to the government on our profit, and government has given this परमिशन कि आप एक साल का अकाउंट बनाएं, उस एक साल जो प्रॉफिट आ रहा है उसका आप टैक्स देंगे। तो यूजुअली प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फॉर ईयर। तो नाउ अब ईयर्स की बात आती है। तो अगर हम बात करें, इन दो तरह के ईयर हम जानते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फिनेंशियल ईयर। सी, कैलेंडर ईयर का हम सब जानते हैं 1 जनवरी टू 31 ऑफ दिसंबर, वेयर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एंड यूजुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड accounts are prepared according to 1st April to 31st March. This is the financial year according to financial year. तो हम जो ईयर फॉलो करते हैं वो होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। चलिए, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। तो अभी तक हमने ये भी देख लिया, बिजनेस होता है अर्न करने के लिए प्रॉफिट, और अकाउंटेंसी मदद करती है प्रॉफिट कैलकुलेट करने में, और प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो ईयरली बेसिस पे होता है। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या आती है? अब देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन ये आती है
कि अगर हम ईयरली बेस पे कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट किस चीज़ से कैलकुलेट होगा? भाई जो भी इस साल आपने खरीदा है या खर्चे किए हैं और इस साल जो आपने कमाया है और आपको जो इनकम हुई है उसका जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका खर्चा इस साल का है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीस लेट्स से सपोज, और आपकी इनकम है 25 लाख रुपीस सेल्स और इनकम जो आपने सामान बेच के पैसे आए हैं, तो 25 लाख आए हैं, 15 लाख आपने खर्च किए हैं, तो आपके पास कितना बचता है? 10 लाख। तो 10 लाख विल बी नोन एज योर प्रॉफिट। बट बात ये है, ये 10 जो हमारे खर्चे हुए थे 15 लाख, ये कोई एक दिन में तो हुए नहीं होंगे, ये पूरे साल भर में हुए होंगे। और जो इनकम है 25 लाख, ये भी एक दिन में नहीं हुई होगी, पूरे साल में हुई होगी। तो आवर माइंड हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन। क्या हम एक एक चीज़ याद रख सकते हैं? अगर हम आपसे पूछें 31 मार्च को आप प्रॉफिट निकालने बैठे कि आप ये बताइए कि आपने 1 अप्रैल को क्या किया था, 2 अप्रैल को क्या किया था, 3 अप्रैल को क्या था, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम एक एक चीज़ याद नहीं रख सकते। तो नाउ अब तो अकाउंटेंसी का मेन एम अब क्या आया? पहला मेन एम आया, इट हेल्प्स यू इन, फर्स्ट क्या है, क्या हेल्प करता है? इन कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। इट हेल्प यू इन कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। चलिए, और जब रिकॉर्ड आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। तो हम अकाउंटेंसी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या नीड है, अब ये हमारे सामने आ चुका है। तो जैसे ही हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे सबसे पहले हमें आएगा हाउ टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तो इट्स हेल्प यू इन कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, नॉट रिकॉर्ड्स ओनली। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मीन्स कब क्या खरीदा है, कब क्या बेचा है, कितना खर्चा हुआ है, कितनी इनकम हुई है। नाउ सिस्टमैटिक का मतलब जब हम चाहें वो आसानी से हमें मिल जाए, ऐसा नहीं हमें बहुत मेहनत करनी पड़े। तो जब हमारे पास पूरे साल के रिकॉर्ड आ जाएंगे, उस रिकॉर्ड की मदद से हम क्या निकालेंगे? इस साल का प्रॉफिट। तो अब जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी, इस अकाउंटेंसी के अंदर हमें एंड में 2 चीज़ें आएंगी। एक, हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कैसे रखें और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें अकाउंटेंसी प्रोवाइड करती है, बट मेन 2 ऑब्जेक्टिव विच वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमने कहा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, तो सबसे पहले अब हम जो पॉइंट सॉल्व करने वाले हैं वो पॉइंट है टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। चलिए भाई, अब हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड पे चलते हैं। अब रिकॉर्ड तो हमने बोल दिया, पर किस चीज़ का रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्ड किस चीज़ का करेंगे? देखिए, रिकॉर्ड जिस चीज़ का करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। नाउ जब भी हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो उसका एक आंसर आता है कि ट्रांजैक्शन मतलब खर्चे हो सकते हैं, इनकम हो सकती है, यस, गिव एंड टेक ऑफ मनी हो सकता है, पर अगर हम ध्यान से पढ़ें, देखिए ट्रांजैक्शन बिजनेस में सबसे पहले एक इवेंट होता है। इवेंट मतलब घटना। लाइफ इज फुल ऑफ इवेंट। ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द इवेंट। एक इवेंट है, लेकिन हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। कुछ ऐसे इवेंट हैं जो ट्रांजैक्शन होते हैं। तो अब क्वेश्चन होता है वो कौन से इवेंट हैं और उन्हें ऐसी क्या चीज़ है जो ट्रांजैक्शन बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे दिन में बहुत सारे इवेंट होते हैं। हम खेलते हैं, हम खाना खाते हैं, हम दोस्तों से मिलते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, ये सब इवेंट है। हम मार्केट से सब्जी लेके आते हैं, सामान खरीदते हैं, ग्रॉसरी लेके आते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग। तो ये सब इवेंट हैं, पर क्या ये सारे इवेंट ट्रांजैक्शन है? नहीं। कोई भी इवेंट अगर वो इवेंट कैपेबल है किस चीज़ के लिए? अगर वो इवेंट कैपेबल है हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करने के लिए। प्रॉफिट को इफेक्ट मतलब या तो वो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाए या हमारे प्रॉफिट को घटाए, तो वो इवेंट ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? ट्रांजैक्शन। क्या बन जाता है? ट्रांजैक्शन। देखिए, आज हर चीज ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस में काम कर रहा है, व्हाट डज इट मीन? मीन्स वो अपनी शॉप पे बैठा है, कोई भी कार्य वो करेगा, चाहे वो सामान खरीदे या सामान बेचे,
उसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। उस एलिमेंट में होता है, उस इवेंट के एक एलिमेंट होता है प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन हो भी नहीं सकता। तो दैट मीन्स अगर कोई आदमी सामान खरीद के लाता है, जैसे हमने आपको बोला 15 लाख का सामान खरीद के लाया, 25 लाख का सामान बेचा, 15 लाख परचेज एंड 25 लाख सेल, तो 10 लाख इज योर प्रॉफिट, राइट। तो एनी इवेंट दैट इज कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग योर प्रॉफिट विल बिकम ट्रांजैक्शन। बट देयर आर सर्टेन इवेंट, जैसे सपोज करिए आज मेरा दोस्त मेरे से मिलने आया, दैट इज अ इवेंट नॉट अ ट्रांजैक्शन, राइट। या फिर हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि आज मेरे से एक पर्सन ने 2000 के खुले मांगे, 2000 के नोट, और मैंने उसे 500 के 4 नोट दिए, तो मेरे पास 2000 रुपये आया, मेरे पास से 2000 रुपये गया, तो क्या ये ट्रांजैक्शन? नहीं। अगर दुकानदार से भी आप खुले पैसे लेके आते हैं, चेंज लेके आते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है। उसके पास पहले भी 2000 रुपये थे, आज भी 2000 रुपये है। हाँ, करेंसी के डिनोमिनेशन बदल गए हैं, पहले उसके पास 1-2000 का नोट था, अब 4 500 के नोट है, पर प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है। प्रॉफिट एलिमेंट ही बिजनेस, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है, उसमें एक प्रॉफिट एलिमेंट होता है जो हम उसको ट्रांजैक्शन बनाता है। तो क्या हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे? हमने कहा नहीं। अब ट्रांजैक्शन जो होता है उसका एक, हर चीज का अगर हम बात करें, एक मेजरमेंट यूनिट होता है। व्हाट इज दिस मेजरमेंट यूनिट? देखिए, अगर हम यहाँ पे एक वर्ड लिखें 100, दिस 100 इज सिंपल नंबर, नथिंग, नंबर, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके आगे किलोग्राम्स लिख दूं या मैं इसके आगे किलोमीटर्स लिख दूं, तो किलोग्राम मतलब ये वेट हो जाएगा, किलोमीटर मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसके आगे रुपीस लिख दूं तो ये मनी हो जाएगा। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इसके मेजरमेंट यूनिट से पहचानी जाती है। तो ऐसे ही हर चीज को नापने का एक यूनिट होता है, ऐसे ही बिजनेस का मेजरमेंट यूनिट होता है मनी। बिजनेस का मेजरमेंट यूनिट होगा क्या? मनी। मीन्स आप खुद बताइए, हम जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट को किस में एक्सप्रेस करते हैं? ना तो हम किलोग्राम में करते हैं, ना हम लीटर्स में करते हैं, ना किलोमीटर्स में करते हैं, तो हम किस में करते हैं? रुपीस में। बिजनेस का मेजरमेंट यूनिट कैसे हुआ? प्रॉफिट। किसी ने 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, किसी ने 1 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया, तो दिस इज द मेजरमेंट यूनिट। तो देर आर सर्टेन ट्रांजेक्शन, वन विच कैन मेजर इन टर्म ऑफ मनी एंड अनदर विच कैन नॉट मेजर इन टर्म ऑफ मनी। तो ट्रांजैक्शन तो हो गए, लेकिन ट्रांजैक्शन, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो मनी में मेजर हो सकते हैं और कुछ मनी में मेजर नहीं हो सकते। जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर हो सकते हैं वो ही ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। अब क्वेश्चन फिर अगेन उठता है, ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो मनी में मेजर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इवेंट, मैं एक मार्केट में गया और एक स्टेशनरी के तौर पे सपोज 100 रुपीज का एक पेन खरीद के लाया, तो क्या ये इवेंट है? यस, दिस इज अ इवेंट। लाइफ इज फुल ऑफ इवेंट। तो मैंने उसको कितने रुपए दिए? 100 रुपए। तो मेरी जेब से 100 रुपए कम हो गए, तो यस, प्रॉफिट एलिमेंट आ गया। दिस विल बिकम ट्रांजैक्शन। नाउ क्या मैं इसको मेजर कर सकता हूं मनी में? हाँ, 100 रुपए का आया है, दैट आई हैव मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, तो दैट मीन्स वी कैन रिकॉर्ड दिस। मेजरमेंट का मतलब किसी भी चीज की आप वैल्यू बता सकते हैं पैसे में, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। यहां पे अगर मैं पेन उधार पे लाया होता तो भी प्रॉफिट एलिमेंट है, ट्रांजैक्शन है। कितने रुपए का है? 100 रुपए का। मेजर तो हो रहा है, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चाहे हम उधार में परचेस करें, चाहे हम कैश में परचेस करें, उस सामान, उस कमोडिटी की वैल्यू है 100 रुपीज। दैट मीन इट हैज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। नाउ ऐसे इवेंट, जैसे सपोज करिए हमारे बिजनेस में स्ट्राइक हो गई, ये एक इवेंट है। इवेंट से मेरा इस साल का प्रॉफिट कम हो सकता है, जितने समय काम नहीं चलेगा उस समय मेरा प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है, मेरा बिजनेस बंद हो सकता है। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ। तो ये स्ट्राइक कितने रुपए की है? आई कैन नॉट मेजर इन टर्म ऑफ मनी, तो आई विल नॉट रिकॉर्ड दिस स्ट्राइक। व्हाई? बिकॉज इट विल अफेक्ट इन माई प्रॉफिट। एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन ये मेरे को रिकॉर्ड नहीं करना। ऐसे ही जैसे सपोज करिए हमारे एक बहुत ही अच्छे एम्प्लॉई हैं जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, 2 लोगों का काम अकेले कर देते हैं, आज वो छोड़ के जा रहे हैं।
तो छोड़ के जा रहे हैं तो मुझे उससे नुकसान होगा। इवेंट है, ट्रांजैक्शन भी हुआ, बट आई कैन नॉट मेजर इन टर्म ऑफ मनी वो कितने के एम्प्लॉयज़ हैं। ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स हो गए जिनको हम मेजर नहीं कर सकते बट वो हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट कर जाते हैं, तो हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ तक हमने क्लियर किया कि हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, अगर वो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर हो सकता है। तो अब पहला आता है कि रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड तो हम यहाँ तक आ गए भाई। अब रिकॉर्ड करेंगे कहाँ, कहीं तो करना होगा। हम जहाँ रिकॉर्ड करेंगे उस बुक का नाम होता है जर्नल। क्या नाम होगा, जर्नल। सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बोलते हैं जर्नल। अब जर्नल क्या है, देखिए जर्नल कोई भी डायरी हो सकती है जिसमें आप डेट वाइज किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं। डेट वाइज मतलब आज जैसे लेट्स से सपोज 1 तारीख है तो मैंने 1 तारीख, फिर 2 तारीख को रिकॉर्ड करूंगा, 3 तारीख को रिकॉर्ड करूंगा, कुछ भी जिसमें आप अपनी दिनचर्या रिकॉर्ड करें या कुछ भी। तो अकाउंटेंसी में जर्नल बुक का क्या रोल होता है, आज के दिन आपने क्या क्या खरीदा है या कितने खर्चे हुए हैं, क्या बेचा है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। तो जर्नल में हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज। किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं बेटा, डेट वाइज। तो जर्नल हो गया, ठीक है। अब तो यानी एक ही बुक में हम सब रिकॉर्ड करेंगे। देखिए अब हमने बिजनेस को 2 कैटेगरी में यहाँ पे नाप दिया। 2 कैटेगरी मतलब कि एक हमने कहा, अब कैटेगरी यूजुअली हम ही बनाएंगे कि आपका बिजनेस स्मॉल हो सकता है, जी हाँ, और बिग हो सकता है। यहाँ स्मॉल और बिग का क्या मतलब होगा, आइए समझते हैं। स्मॉल का मतलब होगा छोटा, जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी बहुत कम हो। बिग मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक छोटी सी शॉप है, वहाँ एक दिन में 4 ही ट्रांजेक्शन होते हैं, 4 या 5 ट्रांजेक्शन, तो मेरे लिए एक बुक सफिशिएंट है, दैट इज जर्नल। एक ही बुक, यस। जैसे आप सपोज करिए कि मैं एक छोटा सा समर कैंप ज्वाइन करता हूँ। समर कैंप 15 दिन का है, वहाँ पे मुझे 2 सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज मिलेगी, तो आई मेक ओनली 1 कॉपी, आई कैन डिवाइड इनटू हाफ एंड हाफ, बिकॉज 15 दिन में क्या मेरी कॉपी भी खत्म नहीं होगी। लेकिन यही अगर 1 साल का कोर्स हो तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट कॉपी बनाते हैं। तो ऐसे ही सपोज करिए अगर स्मॉल बिजनेस है तो एक ही बुक सफिशिएंट होगी, दैट इज जर्नल। जैसे सपोज करिए हमने कोई गुड्स खरीदा भैया, अब हमने उस पर्सन को कहा कि हम उनको पैसे बाद में देंगे। अब हम आज जाके उनसे पूछते हैं भैया कितने पैसे देने हैं, वो हमसे पूछते हैं कब खरीदा था, लेट्स से हम डेट बताते हैं 15th को हमने खरीदा था, तो 50, क्योंकि जर्नल डेट वाइज होता है तो 15th का जर्नल का पेज निकालेंगे, 4 या 5 ट्रांजेक्शन होंगे, उसमें से देख के हमें बता देंगे इतने रुपए देने हैं। लेकिन यही अगर बिजनेस बिग हो, लाइक रिलायंस फ्रेश, जहाँ एक दिन में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लैक्स में हो सकते हैं, थाउजेंड्स में हो सकते हैं, वहाँ एक बुक सफिशिएंट नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज जब हम पूछेंगे कि भैया 15 तारीख को हमने आपसे खरीदे था, तो उस दिन में ऑलमोस्ट अगर हमारे पास थाउजेंड्स में ट्रांजेक्शन है, तो इट इज नॉट ईजी टू कैलकुलेट, भाई ढूंढना उस ट्रांजेक्शन को। यस आप ढूंढ सकते हैं, बट मिस्टेक होने के चांसेस हैं और टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ अ बिग बिजनेस, इसको सिस्टमैटिक रखने के लिए हम जर्नल बुक को 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 8 पार्ट्स। यानी पहला पार्ट हम एक परचेज बुक को देते हैं। परचेज बुक जो परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन रखेगी। सेल्स बुक जो सेल्स से रिलेटेड, परचेज रिटर्न, अब जो भी आपने परचेज किया है उसको आप रिटर्न कर रहे हैं, या सेल्स रिटर्न, जो भी आपने बेचा है उसको रिटर्न हो रहा है। देखिए हमने क्या बात करी, बड़े बिजनेस की। जब बड़ा बिजनेस होता है तो क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, तो परचेज एक दिन में हो सकता है कितनी बार परचेज करना पड़े, तो ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू परचेज वी आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सेल्स वी आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। नो, जब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि गुड्स डिफेक्टिव निकल जाए, अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं हो, तो रिटर्न्स पॉसिबल हैं। हम खरीद के ला रहे हैं तो हमें वापस करना पड़ सकता है, या हमने बेचा है हमें वापस मिल गया तो हम उसको सेल्स रिटर्न बोलेंगे। तो ऐसी रिटर्न होगी तो उनको रिटर्न्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये तो हुई 4 बुक। इसके बाद हम आगे गए तो कहते हैं भाई इसके बाद आगे अगर हम देखें तो हमने कहा, देखिएगा आगे में कि अब 5th बुक का नाम क्या रखते हैं, कहते हैं 5th बुक का नाम है कैश बुक। व्हाट इज कैश बुक? भाई कैश बुक रिकॉर्ड करती है क्या कैश आया और क्या कैश गया। 6th
बिल्स रिसीवेबल अगर हम बात करें तो, और एक होती है बिल्स पेबल। देखिए अब इसके बाद बिल रिसीवेबल मतलब किन किन लोगों से कुछ लोग बोल के जाते हैं भाई हम आपको पैसे इतने महीने बाद देंगे, या हम कहते हैं हम आपको पैसे इतने महीने बाद देंगे। यानी मेरे पास फ्यूचर में पैसा भी आ सकता है और मुझे भी हो सकता है फ्यूचर में पैसा किसी को देना है, क्योंकि मैंने उधार में खरीदा था। तो बिल रिसीवेबल मतलब ऐसे कौन से पैसे जो मुझे मिलने बाकी हैं, और बिल पेबल मतलब ऐसे कौन से पैसे हैं जो मुझे पे करने बाकी हैं, उन्हें हम बोलेंगे बिल्स पेबल। तो वो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। और 8th लास्ट होता है जर्नल प्रॉपर। अब देखिए जर्नल प्रॉपर हुआ एक तरह का लास्ट मिसलिनियस बुक। देखिए बिजनेस में परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न ये डेली बेसिस पे होंगे। इनफैक्ट कैश, उधार लेना, उधार देना, ये सब रेगुलर नेचर है। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कभी के बार होते हैं, उनके लिए हम सेपरेट बुक नहीं बना सकते। जैसे लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, कोई कुछ ऐसे छोटे मोटे लॉस हो गए जो कभी के बार हो रहे हैं, तो उनको हम स्पेशल बुक नहीं बना के एक जर्नल प्रॉपर में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, हमने पढ़ा अगर आपका बिजनेस स्मॉल है तो उस बुक का नाम है जर्नल। अगर यहाँ भी बुक का नाम तो भाई जर्नल ही है, पर हमने इस जर्नल को ही 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया अगर हमारा बिजनेस बिग है, राइट। आइए अब हम देखते हैं भाई आफ्टर दैट, अब रिकॉर्ड भी हो गया, क्या है नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज होती है क्लासिफिकेशन की। किसकी? क्लासिफिकेशन की। अब क्लासिफिकेशन होता क्या है, देखिए क्लासिफिकेशन मतलब जिसमें हम कोई भी चीज को कॉमन लेके, जैसे हम बोलें बॉयज एक तरफ हो जाएं, गर्ल्स एक तरफ हो जाएं तो जेंडर कॉमन है, ये हुआ क्लासिफिकेशन। या हम बोलें कि सपोज करिए कि रेड क्लोथ्स वाले एक तरफ हो जाएं, व्हाइट क्लोथ वाले एक तरफ हो जाएं तो क्लोथ कलर कॉमन है। तो मींस क्लासिफिकेशन एक चीज कोई कॉमन हो। अब रिकॉर्ड हम डेट वाइज करते हैं, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन कहता है, अब रिकॉर्ड तो कर लिया हमने, अब क्लासिफिकेशन ये कहता है सिमिलर नेचर, सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, similar nature of transaction at one place, similar nature of transaction at one place, यानी एक जैसे ट्रांजैक्शन को हम एक जगह लिख देंगे, एट वन प्लेस हम लिख देंगे। मतलब देखिए अब जर्नल तो डेट वाइज चलता है, अगर जर्नल डेट वाइज चलता है, अब सपोज करिए उसमें जर्नल में हर दिन का हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। अब इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम क्लोथ्स बनाते हैं और एक हमारे कस्टमर हैं जो रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं, लेट्स से शर्ट्स बनाते हैं, तो वो हमसे अकॉर्डिंग टू देयर नीड क्लोथ्स परचेज करते हैं। वो क्वालिटी और कलर एंड क्वांटिटी हमें बता देते हैं, पर उनसे हमने ये तय कर रखा है कि हम जो हिसाब है वो महीने के आखिरी में करेंगे। तो वो हमें ऑर्डर दे देते हैं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब सपोज अगर हमें उनका हिसाब करना है तो अब सब जानते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक महीने बाद की मैं एक एक तारीख याद रखूं मैंने उनको कब कब बेचा था। और अगर मैं कोई तारीख याद भी रखता हूं और गलती से एक तारीख भी मैं स्किप कर जाऊं तो मुझे लॉस हो सकता है। क्या पता मैंने उस दिन उन्हें 1 लाख का गुड्स बेचा हो तो वो 1 लाख का गुड्स में रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा। तो अब क्या किया जाए भाई? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम जर्नल बना लेते हैं, डेट वाइज जो आज के दिन में हुआ उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, वीकली ले सकते हैं, फोर्टनाइटली ले सकते हैं, बाय लुकिंग टू द वर्क। हम करते हैं क्लासिफिकेशन, यानी सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस। लेट्स से सपोज मिस्टर एक्स से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को हम अब एक जगह लिख देंगे, और वाई से रिलेटेड एक जगह, ऐसे ही जेड से रिलेटेड एक जगह, अगर हम बात करें सुमन से रिलेटेड एक जगह हो जाएगा, और मनीष से रिलेटेड एक जगह हो जाएगा। यानी सबके ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई कर देंगे। यानी अभी तो डेट वाइज लिखा था, अब अकाउंट वाइज मतलब मनीष कॉमन है यहाँ पे, या एक्स यहाँ पे कॉमन है। तो इस बुक को जो नाम है, इस बुक का नाम, इस बुक को हम बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं हम? लेजर। अब
देखिए क्या होगा, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश करता हूं। आइए अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, हम लेजर बनाएंगे। जैसे हमने लेजर बनाया मिस्टर एक्स का। अब क्या बनाया भाई लेजर में हमने मिस्टर एक्स के, कि जैसे सपोज करिए कि हमें पता चला हमने 1 तारीख को मिस्टर एक्स से परचेज को गुड्स बेचा था, लेट्स से 1 लाख का। फिर हमने उनको 7 तारीख को बेचा था, लेट्स से 50,000 का। फिर हमने उन्हें 15,000 का गुड्स बेचा था, लेट्स से हम ले सकते हैं 70,000 का। और एक हमने 28 को बेचा था, लेट्स से 60,000 का। तो भाई हमने टोटल किया, हमने कितना गुड्स बेचा है, 1,50,000 प्लस 70 करते हैं तो आता है 2,20,000। तो टोटल 2,80,000 का हमने गुड्स बेचा है, राइट। तो 2,80,000 लेने हैं। पर यही हमें पता चला मिस्टर एक्स ने कुछ गुड्स वापस कर दिया था, क्योंकि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि गुड्स हो सकता है डिफेक्टिव हो या अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं हो। तो हमें पता चला एक तो 20,000 का गुड्स उन्होंने मुझे लेट्स से 17 तारीख को वापस दिया था, और एक उन्होंने मुझे 25 को 10,000 का गुड्स वापस दिया था। हो सकता है गुड्स अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं हो। तो अब मेरा टोटल हिसाब कितना आ रहा है भाई, है तो 2,80,000, लेकिन जिसमें से 30 का गुड्स वापस आ चुका है। तो इसका मतलब मुझे मिस्टर एक्स से 2,50,000 वापस लेने हैं। कितने रुपए लेने हैं? 2,50,000 अब कैश कलेक्ट करना है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक्स का क्लासिफिकेशन। 1 तारीख के जर्नल में भी एक्स की एंट्री है, 7 में भी है, सब में एक्स की एंट्री है। तो अब हमें क्या करना होता है बेटा इसमें, हमें सिंपल, हम क्या करेंगे, जहां जहां एक्स आ रहा था इस महीने में उसका अलग से हमने अकाउंट बना दिया। दैट अकाउंट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। सिमिलर नेचर क्या है? एक्स, जिससे मुझे एक्स का अमाउंट भी नजर आया। अब जैसे ही हमारा एक्स का अमाउंट बनेगा हम बनाएंगे समरी। अब व्हाट इज द समरी ऑफ मिस्टर एक्स? 2,50,000। तो समरी में हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। समरी में हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक नेम है। अभी आप धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो धीरे धीरे जब हम इसको आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें ये सब चीज़ें याद होने लग जाएंगी। तो आप याद करने की कोशिश मत कीजिए। लेजर, ट्रायल बैलेंस, धीरे धीरे ये नेम ऑफ द बुक्स हैं जिनमें ये सब चीज़ें बनती हैं। अब ट्रायल बैलेंस को हम समरी क्यों कहते हैं, आइए ये बताते हैं। देखिए अब ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा जिसमें सारी समरी है। अब यहाँ हम लिखेंगे जैसे मिस्टर एक्स से 2,50,000 लेना है, ऐसे ही किसी और से वाई हो सकते हैं, जेड हो सकते हैं, क्या लेना है, किसी को क्या हो सकता है, क्या देना है। तो ये मेरे पास एक समरी आ गई। क्या आ गई? समरी आ गई। अब समरी आ गई तो जैसे अब अगर मिस्टर एक्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं भैया कितने रुपए देने हैं, तो इंस्टेड ऑफ सीइंग ऑल द अकाउंट आई हैव सिंपल समरी विद माई सेल्फ। आई विल आस्क मिस्टर एक्स टू पे रुपीज 2,50,000, 2.5 लाख रुपए दे दीजिए। अब ये बात पॉसिबल है कि मिस्टर एक्स भी बिजनेस करते हैं तो वो भी रिकॉर्ड करते होंगे, वो भी रिकॉर्ड करते होंगे। तो वो बोले भैया 2,50,000 कैसे? हमारे हिसाब से तो भाई 2 लाख ही आना चाहिए, 2,50,000 नहीं। उन्होंने को कंफ्यूजन था, कोई बात नहीं। हमने कहा मिस्टर एक्स का भैया क्लासिफिकेशन लाओ, लेजर लाओ। हमने मिस्टर एक्स को एक्सप्लेन किया। देखिए 1 तारीख को ये गुड्स था, 7, 15, 28 और ये आपने वापस दिया है, ऐसे आता है 2,80,000। अब एक्स कहते हैं सब चीज़ सही है पर मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने कोई 50,000 का गुड्स परचेज किया है 7th डेट का, और यही इसीलिए मेरा 2 लाख आ रहा है, 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो कोई बात नहीं, अब हम क्या कहेंगे, 7 तारीख का जर्नल आना, क्योंकि जर्नल डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। तो सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन मंगाया जिससे कि पता चले किस जगह डिफरेंस है। तो अब 50,000 का डिफरेंस था। अब हमने जर्नल में गए जो रिकॉर्ड होता है। अब जर्नल में हमें देखा, हमने 7 तारीख को हमने उनको गुड्स बेचा हुआ है और वहाँ पे एक बिल नंबर भी लिखा होगा, वाउचर नंबर या बिल नंबर, हम वो बिल भी निकाल के उनको दे देंगे। तो इससे क्या हुआ, मिस्टर एक्स को हमने बता दिया हमारे अकाउंट प्रॉपरली बने हैं, 3 जगह फिल्टर हुए, पहले रिकॉर्ड हुए, फिर क्लासीफाई हुए, फिर समराइज हुए।
गलती भी ढूंढ ली। अगर हो सकता है सपोज हमने गलती की होगी, अरे हम कहेंगे तो मिस्टर वाई का गलती से आपके अकाउंट में आ गया, सॉरी, तो हम हमारे अकाउंट को करेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ अकाउंट्स बनेंगे, क्योंकि अब हमारी समरी बन चुकी है। नाउ जैसे ही हमारी समरी बनी, नेक्स्ट स्टेप तो यहां तक तो हो गया, टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। क्यों भाई, हाउ टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड पहला मेन एम होता है अकाउंटेंसी का, जो हमने सीख लिया, जिसमें हमने आज अगर कोई दिक्कत भी आई तो हमने कहा आपका 2,50,000 था, लाओ हम आपको आपका क्लासिफिकेशन दिखा देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई और भी प्रॉब्लम है उस ट्रांजेक्शन की, तो जर्नल दिखा देंगे। तो एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे ही हमारी क्लासिफिकेशन खत्म हुआ, अब हम करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेट, क्योंकि मेरे पास पूरी समरी आ चुकी है, किससे क्या क्या लेना है, किसको क्या क्या देना है। तो अब हम क्या बनाएंगे, हम करेंगे इसको इनकम कैलकुलेट, जिसको कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ समरी। कैसे, इसमें जो अकाउंट बनते हैं उस पहले अकाउंट का नेम होता है ट्रेडिंग अकाउंट, हम अगेन बाद में सीखेंगे। फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनता है बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हम बनाते हैं। अब इन तीनों चीजों में क्या पता चलेगा, आइए जल्दी से आपको बता देते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट है। आइए, ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग क्या होता है, देखिए, ट्रेडिंग होता है खरीदना या बेचना। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताता है खरीदने या बेचने में जो प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट का नाम हम रखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम रखते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब, जैसे सपोज करिए मैंने स्टेशनरी का सामान खरीदा इस साल 5 लाख रुपए का, राइट, और मैं खरीद के लाया, दुकान से लेके आया 5 लाख का, और मैंने उस सामान को बेचा है 12 लाख में। कितने का खरीदा है, 5 लाख में। कितने का बेचा, 12 लाख में। यूजुअली हम देखते हैं ना कि भाई हम 5 लाख का लाएंगे, 12 लाख का बेच देंगे, तो 7 लाख हुआ। तो दिस विल बी नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों, ये ट्रेडिंग हुई ना, खरीदा और बेचा। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताएगा, ये बताएगा नेट प्रॉफिट। देखिए, नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आपकी जेब में बचता है। जैसे भाई आप खरीद के ले आए 5 लाख का, अब 5 लाख का खरीदने से थोड़ी काम बन जाएगा, आपको बेचा आपने 12 लाख में, तो 7 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया, 7 लाख का। पर ये प्रॉफिट नहीं था, ये था क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड सेल्स। नो, अब आपको अगर, पर मुझे इसके लिए शॉप भी तो चाहिए होगी, जगह भी तो चाहिए होगी जहां मैं स्टेशनरी रखूंगा, फिर उसका रेंट, मुझे एक एम्प्लॉय भी रखना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना पड़ेगा, भाई बिल्कुल देना पड़ेगा, मुझे और बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे जो छोटे मोटे खर्चे हो सकते हैं। यानी 5 लाख का सामान लाया, 7 लाख में सामान बेचा, वो 12 लाख में सॉरी सामान बेचा, तो 7 लाख मेरे पास बचे। अब इस 7 लाख में से मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चुकाऊंगा, 7 लाख में से एम्प्लॉय की सैलरी भी दूंगा, मोबाइल का बिल दूंगा, एडवर्टीजमेंट दूंगा, कोई भी खर्चा होता है, वाटर बिल दूंगा। तो मेरे पास कितना बचा, अब 7 लाख में से मेरे पास 2 लाख और खर्च हो गए, मेरे पास कितना बचा, 5 लाख। ये हुआ मेरा नेट प्रॉफिट, जिसको मैं घर लेके जा सकता हूं और अपने काम में यूज कर सकता हूं। तो हमें समझना होगा ट्रेडिंग मतलब डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड सेल्स प्राइस। लेकिन भैया बेचने के लिए भी तो खर्चे करने पड़ेंगे, खरीदने और बेचने के लिए केवल प्राइस ही थोड़ी सब कुछ होती है, दुकान चलानी होती है, शोरूम है, व्हाटएवर। फिर बैलेंस शीट क्या आता है, बैलेंस शीट ये बताता है कि भाई आपके पास कितनी संपत्ति है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, भाई आपके पास कितनी अब चीज़ें बची हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अदरवाइज आप फाइनेंशियली वीक है। तो जैसे ही समरी आई, समरी की मदद से हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर और खर्चे माइनस किए, नेट प्रॉफिट निकाला, और एंड में निकाली अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, कितना पैसा पड़ा है। एंड देन फिर जैसे ही मेरे पास प्रॉफिट आया, हम इसे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब हम एनालाइज करके देखेंगे कि ये जो प्रॉफिट हुआ है ये ज़्यादा है या कम है। मीन्स ज़्यादा है कम है मतलब सपोज अगर मेरा प्रॉफिट कम है तो क्या कारण है कम होने का, तो मैं प्रॉफिट में देखूंगा, पता चला भैया इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आई विल टेक अ स्टेप कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कम किया जाए। ऐसे ही मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, फिर भी मैं एनालाइज करूंगा, मुझे पता चला इस साल कुछ लोग बाहर से आए थे, लेट्स से सपोज दिल्ली से आए थे, मुंबई से आए थे, बेंगलोर से आए थे और हमसे बहुत सारा सामान लेके गए हैं।
तो आई विल आस्क माई एम्प्लॉयज़, प्लीज़ उनका ध्यान रखिए, उनसे ज़्यादा से उनको गिफ्ट भेजिए, उनसे पूछिए वो सेटिस्फाई है नहीं, ताकि वो हमसे दोबारा भेजें। इट्स नॉट ओनली कि हम हमारी वीकनेस पे वर्क करें, हमें हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे भी वर्क करना होगा। देन आफ्टर एनालाइजिंग वी विल कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब फिर हम इस प्रॉफिट को कम्युनिकेट करेंगे। अब मेरे पास प्रॉफिट है, अगर मुझे टैक्स देना है तो मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा भैया इतना प्रॉफिट है, मुझे लोन लेना है, मुझे एम्प्लॉयज से अगर सैलरी ज़्यादा मांग रहे हैं तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा, मैं उनको बोलूंगा भैया मेरा प्रॉफिट इतना है, वो माने या ना माने, पर जब मैं मेरे अकाउंट्स उनको दिखाऊंगा तो उनको मानना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा एक पार्ट जिसमें हमने देखा कि भाई अकाउंट्स चलती किस तरह से है। तो इसका मतलब अब अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या हुई, तो हम बात करें अकाउंट्स की डेफिनेशन हुई कि अकाउंटेंसी इज एन आर्ट। एक आर्ट है, किस चीज की आर्ट है? आर्ट ऑफ फर्स्ट रिकॉर्डिंग, भाई हमने आपको सिखाया था रिकॉर्डिंग। सेकंड आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, आर्ट ऑफ समराइजिंग। अब भाई यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया अकाउंटेंसी एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। और किसे? हमने कहा ट्रांजैक्शन और इवेंट। किसे करते हैं? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। एक आर्ट है जिसको हम एनालाइज करते हैं, जिसमें हम किसे क्लासिफाई करते हैं, किसे रिकॉर्ड करते हैं। हमने कहा ट्रांजैक्शन और इवेंट। कौन से? जो मनी में मेजर हो सके, जो किस में हो सके? मनी में मेजर हो सके। हर ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एंड देन कैलकुलेटिंग द रिजल्ट, तो देखिए अकाउंट्स की दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। पहले हमने सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना भी सीख लिया और हमने कैलकुलेट करना भी सीख लिया। तो अकाउंटेंसी क्या है? एक आर्ट है। किसकी आर्ट है? रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। किसका समराइज? रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन और इवेंट। कौन से? जो मनी में मेजर हो सकते हैं। और रिकॉर्ड के बाद देन कैलकुलेटिंग द रिजल्ट। रिजल्ट मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो ये थी हमारी डेफिनेशन और दो ऑब्जेक्टिव जो आज हमने पढ़े। इसमें हमने पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ा टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड एंड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। तो हम अकाउंटेंसी में ये सब चीज़ें अगर बनाना सीख जाएं तो हमें अकाउंटेंसी अच्छे से आ सकती है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।